हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट मेथड भी आज ही स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। वो भी आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ, आपको गुडविल निकालना है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है? प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख, 5 लाख, 60,000 का लॉस, 1.5 लाख और 2.5 लाख। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 किस में फॉल करेगा बच्चों? 15-16 में। 15-16 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 16, तो 1 जनवरी 2016 किस में फॉल करेगा? थर्ड वाले ईयर में। अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। एबनॉर्मल लॉस हो गया 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस उसमें माइनस किया हुआ, एड बैक कर देंगे। अ क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 वाज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और 70,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो एक्चुअली हुआ ये होगा कि 3 लाख रुपए का लॉस हुआ होगा, 70,000 का हमको क्लेम मिल गया, तो 2,30,000 का एबनॉर्मल लॉस पीएल में डेबिट कर दिए होंगे। तो हम एबनॉर्मल लॉस कितना एड बैक कर देंगे? 2,30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 80,000 रुपए। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 किसमें फॉल करेगा? 17-18 में। कह रहा है फर्म को ना अनएक्सपेक्टेड 80,000 रुपए का रिफंड मिल गया। अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड का मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार खुश हो गई कि तुम बहुत टैक्स देता है, लो ये टैक्स वापस ले दो। एक्चुअली होता ये होगा कि आप उम्मीद से ज्यादा टैक्स जमा कर दिए होंगे, ठीक है, बाद में आपको टैक्स का पैसा रिफंड आ गया होगा। एक्चुअली बच्चों रियल लाइफ में एक कॉन्सेप्ट है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको एडवांस में टैक्स जमा करना है। मतलब साल स्टार्ट होने से पहले आपको ये दिमाग लगाना होगा कि आने वाले साल में आप कितना कमाने वाले हैं, एंड उसके बेसिस पे आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको एस्टिमेट लगाना है कि आने वाले साल में हम कितना कमाने वाले हैं, और उस पर जो टैक्स बनेगा उसको एडवांस में जमा करवाइए। फिर साल जब खत्म होता है तो एक्चुअल इनकम के साथ एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और अगर एक्चुअल टैक्स कम होता है और आपका एस्टिमेटेड टैक्स जो आपने ज्यादा पे कर रखा होता है तो डिफरेंशियल आपको रिफंड हो जाता है। होता क्या है कि आपने एक्चुअल टैक्स ज्यादा जमा कर रखा है जबकि रियल टैक्स कम आया, तो फिर वो क्या हो जाता है? डिफरेंशियल रिफंड हो जाता है। तो रिफंड हो गया होगा तो ये एबनॉर्मल गेन है, ये पीएल में जुड़ गया होगा, क्योंकि टैक्स का पेमेंट प्रॉफिट में से होता है। तो जब टैक्स का पेमेंट करते हैं तो प्रॉफिट घट जाता है, तो टैक्स का पैसा जब वापिस आया होगा तो प्रॉफिट एड बैक हो गया होगा, तो ये एबनॉर्मल गेन है, इसको लेस कर देंगे। तीन लाख का लॉस हुआ, 70,000 का क्लेम मिल गया, यानी नेट में 2,30,000 का नुकसान हुआ होगा, जिसको आप यहां पर घटा दिए होंगे। इसकी वजह से मेरा बिजनेस थोड़ी जिम्मेदार है। और लास्ट ईयर में अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आया, एबनॉर्मल गेन है, अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। तो 80,000 रुपया इंक्लूडेड होगा, उसको हटा देंगे।
कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। B and P are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit K into partnership for 1/4 share in profit. K bring in her share of goodwill in cash. तो कह रहा है K अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगी। याद है बच्चों, फर्स्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि जनरली गुडविल का वैल्यूएशन केवल ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करते। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ये सब अलग अलग चैप्टर है, हम लोग वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए बी और पी बिजनेस कर रहा है, के आ रहा है, तो के तो क्या है, केवल कैपिटल का पैसा लेकर आ जाएगा, लेकिन जो बी और पी बिजनेस का जो रुतबा बनाया है, उसका एफर्ट, उसका बेनिफिट तो के को भी मिलेगा। तो के से केवल कैपिटल का पैसा नहीं लिया जाता है, गुडविल ऑफ द फर्म के नाम पे भी पैसा लिया जाता है कि फर्म ने जो गुडविल जनरेट किया है उसके नाम पे भी तुम पैसा दो। Goodwill for this purpose is to be valued at 2-year purchase of average profit of past 3 year. Profit of the past 3 year ended 31st March where 19, 20, 21 का दिया हुआ है। प्रॉफिट 50,000 है, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इंक्लूडेड है, हटा देंगे। लॉस है 20,000 रुपए का, इसमें लॉस बाय फायर 30,000 माइनस किया हुआ है, तो एड बैक कर देंगे। 70,000 का प्रॉफिट है, इसमें इंश्योरेंस क्लेम 18,000 रुपए का और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 का इंक्लूडेड है, हटा देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है और के का शेयर निकालना है। आइए निकाल लेते हैं।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5000 इंक्लूडेड, तो हटा दीजिए। अब नॉर्मल लॉस 30,000 घटाया हुआ है, एड बैक कर दीजिए। इंश्योरेंस क्लेम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इंक्लूडेड है तो हटा दीजिए। एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर के शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाई के का शेयर। तो गुडविल ऑफ द फर्म 66,000 रुपए है, और के कितना हिस्सा के लिए आ रहा है, 1/4 हिस्सा के लिए। तो जितना हिस्सा के लिए आ रहा है, तो कैपिटल का पैसा के अलावा 16,500 रुपए इसको और लाना होगा। कैपिटल के नाम पे तो जो पैसा लाना है सो लाएगा ही लाएगा, उसके अलावा फर्म का गुडविल एंजॉय करने के लिए 16,500 रुपए उसको उसके लिए भरना पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बात डिस्कस करते हैं। हालांकि ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आप लोगों को आता होगा, बट चलो फिर भी, क्योंकि क्लास 11 सबका अच्छा से पढ़ाई किया हुआ नहीं होता है। जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो आता ही होगा, या अगर वो भूल से गए होंगे तो उनको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा डिस्कस किए थे हम लोगों के साथ डेप्रिसिएशन चैप्टर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिले उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ इंकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर द बेनिफिट ऑफ इंकरिंग expenditure will provide benefits to only one accounting period। वैसा खर्चा जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिले उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे स्टाफ को सैलरी दिए, बिजली बिल का पेमेंट किए, टेलीफोन एक्सपेंसेस का पेमेंट किए, तो ये सब क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिस महीने के लिए खर्चा कर रहे हो बेनिफिट भी हमको उसी महीने के लिए मिल रहा है, तो वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिले उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वो खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिले उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द बेनिफिट ऑफ इंकरिंग एक्सपेंडिचर विल प्रोवाइड टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जिस खर्चे का बेनिफिट आपको एक से ज्यादा समय के लिए मिले उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सरल शब्दों में एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा करते हो तो उसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है। और अगर आप डे टू डे खर्चा के लिए करते हैं, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो सरल शब्दों में जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो भी आप लोग पढ़े हो पीएल के डेबिट में, सैलरी, रेंट, टेलीफोन बिल, पोस्टेज, टेलीग्राम, जो भी अगड़म बगड़म पढ़े हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा खर्चा करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। A, B and C are partners sharing profit and loss equally. They agree to admit D for equal share of profit. For this purpose, the value of the goodwill is to be valued on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 year. Last 5 year का average profit लेना है, number of year purchase 4 है। Year बता रहा है 17, 18, 19, 20, 21। पिछले फर्स्ट 4 year profit है, लास्ट का 5वें साल लॉस है। On 1st April 20 किस में आएगा, लास्ट वाले साल में 2021 में आएगा। A car costing 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account। एक कार खरीदे हुए 1 लाख रुपए का, तो कार खरीदने से कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान ली, यानी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। तो यहां पर क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिए। तो हम 1 लाख रुपए क्या किए होंगे, पूरा का पूरा पीएल से घटा दिए होंगे, जबकि देखा जाए 1 लाख रुपए नहीं घटना चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन घटना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, तो ये मिस्टेक हुआ है, इसका रिवर्सल करेंगे। तो रिवर्सल करने के लिए क्या होगा, 1 लाख रुपए ऐड करेंगे और उसका जो 25,000 का डेप्रिसिएशन है वो लेस करेंगे। दैट इज रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऊपर में देखो फॉर्मेट में दिया हुआ था ऐड वाले में, नोट्स के पेज नंबर 2 में, रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड कर रहे थे। हम आपको बोले थे क्वेश्चन के साथ इसका मीनिंग बताएंगे। तो नोट्स के पेज नंबर 2 में देखो एड बैक जो हो रहा है 4th आइटम, रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया। तो इस 1 लाख रुपए को जोड़ देंगे, रिवर्सल हो गया, और फिर 25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड 21। लास्ट का 2 साल में 10,000 रुपए का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जनरली जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बहुत डिटेल में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाएंगे तब हम आप लोग और डिटेल में बताएंगे। आप ऐसे समझ लो, जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होता है उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है। तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आया लास्ट 2 साल में, तो इसको क्या करना है, हटा देना है। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। आइए निकाल लेते हैं। तो जो 1 लाख रुपए का कार खरीदे थे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कब खरीदे थे? 1 अप्रैल 20 यानी 20-21। तो 1 लाख रुपए पूरा डेबिट नहीं होना चाहिए। %25 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ऐसे हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, कार पे डेप्रिसिएशन 15% चार्ज होता है रियल लाइफ में। जो कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, मोटर व्हीकल, उस पर 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जस्ट फॉर नॉलेज बता रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिलहाल आप समझ लो, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो लास्ट के 2 सालों में 10,000 रुपए इंक्लूडेड है, तो ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट, या फिर बोलो मेंटेनेबल प्रॉफिट। पहला 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं, जो हुआ 4थे साल और 5वें साल में हुआ है।
ईयर परचेज कितना है 4। कॉपी कर लीजिए। अगर आप लोग को होमवर्क सही रहता है तो आप उसको 1.5x से स्पीड में 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती सारा क्लासेस करना है। हाँ, कॉन्सेप्ट को सुनते वक्त आराम से सुना करिए। बाकी आप चाहो तो क्लास के वीडियो को जहां हम कुछ नहीं बोल रहे वहां स्पीड करके पढ़ा सकते हैं। देखो, आपका होमवर्क का आंसर अगर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो। हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके साथ भी अपने आप को मैच क्या करो। क्या आप इतना सोचते थे? अगर आप इतना सोचकर अगर ऐसे सम सॉल्व कर रहे तो आप राइट पाथ में हो। आप अगर अगड़म बगड़म दिमाग लगाकर जैसे तैसे एड लेस करके आंसर ले आ रहे हो, इट इज नॉट एन अचीवमेंट, बिकॉज आंसर यहां आपको प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं देगा, तो आपको दिमाग लगाना होगा। तो जब हम आपको कोई भी चीज सॉल्यूशन मिलवाते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो मैच क्या करो कि आप क्या उतना सोचकर उसको सॉल्व किए थे क्या? अगर उतना सोच के सॉल्व किए थे तब तो ठीक है, नहीं उतना सोच के सॉल्व किए थे तो उसको फिर इनपुट में लो, दिमाग में लो कि हाँ भाई इतना चीज हमको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट होमवर्क। G and M are partner in a firm. They admit J into partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3-year purchase of average profit of last 5 year. Profit for the last 5 year where last 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का लॉस, 1,60,000 का प्रॉफिट, 1,50,000, 65,000, 1,77,000. Books of accounts of the firm revealed that the firm had gain of 50,000 from sale of machinery sold in the year 31st March 18, सेकेंड ईयर में द गेन वॉज क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। तो कह रहा है ये गेन जो था मशीनरी सेल करके 50,000 रुपए, ये सेकंड वाले ईयर में इंक्लूडेड है तो हटा देंगे। देयर वाज एन एब्नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year ended 31st March 19, तीसरे वाले साल में, बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट। 20,000 का एब्नॉर्मल लॉस हुआ था थर्ड ईयर में, एड बैक कर देंगे। एंड तीसरा, ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 किस में फॉल करेगा? 1920 में, यानी 31 मार्च 20 चौथे वाले साल में। कह रहा है 1 लाख रुपए का सेकंड हैंड मशीनरी खरीदे थे, फिर उसका ओवरऑल करवाए थे। जैसे सेकंड हैंड मशीन खरीदे होंगे 60,000 रुपए में, फिर उसको यूज करने लायक बनाने के लिए खर्चा किए होंगे, तो टोटल खर्चा पड़ा मेरा 1 लाख रुपया। डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू मान लिए, यही हो गया। रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% पर एनम के हिसाब से, डब्ल्यूडीबी मेथड है। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 10 में केवल 1 ही साल डेप्रिसिएशन था, क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट 2 साल डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि जो तीसरा वाला इवेंट है वो 1 जुलाई 2019 को इनकर हुआ था। 1 जुलाई 2019 फॉल करेगा 1920 में। 1920 मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, तो 31 मार्च 20 कौन सा ईयर है? चौथे साल। तो चौथे साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 5वें साल में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस क्वेश्चन में सीखने लायक बस यही चीज है।
गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 31 मार्च 18 सेकेंड ईयर में 50,000 इंक्लूडेड है, हटा दीजिए। एब्नॉर्मल लॉस 20,000 रुपए का 31 मार्च 19 एड बैक कर दीजिए। यहां तक देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तीसरा, 1 जुलाई 2019 को 1 लाख रुपए का खर्चा किया गया। रिवर्सल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिगार्डेड एज या चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों 1 जुलाई 2019 किस में फॉल करेगा? 1920 में, यानी चौथे वाले साल में। कितने का है? 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो 1 लाख का खर्चा एड बैक कर दीजिए। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20% के हिसाब से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। 1 लाख का 20% 9 मंथ के लिए 15,000। WDV मेथड लगाना है तो ये मेरा 31 मार्च 20 होगा, है कि नहीं? फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20% के हिसाब से। ₹17,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी यहां 15,000, यहां 17,000। कॉपी कर लीजिए। तो ये 15,000 17,000 कैसे आया, ये रफली लिख लेना। चाहो तो शो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, नोट्स के पेज नंबर 3 में ही है। एट द टॉप नंबर ऑफ ईयर परचेज का डेफिनेशन और रियल लाइफ वाला अप्रोच लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब लगाते हैं? जब प्रॉफिट पे एक ट्रेंड हो, 10,000 कमाए, 11,000 कमाए, 13,000 कमाए, 14,500 कमाए, 18,000 कमाए, अपवर्ड ट्रेंड हो, तो ग्रेजुअली बिजनेस का जो वेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, ग्रेजुअली बिजनेस ग्रो करता चला जा रहा है, तो वेट बढ़ते जा रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगा देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड वेट इज असाइन्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है उसमें वेट असाइन कर देते हैं एज इट इंडिकेट द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में और कितना कमाई होगा। प्रैक्टिकली दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म शोड अ ट्रेंड। तो ये तब यूज होता है जब ट्रेंड दिया जाता है। क्वेश्चन में कुछ भी बोले हम लोग वेटेड एवरेज लगा देंगे, पर रियल लाइफ में तभी लगाया जाता है जब प्रॉफिट में एक ट्रेंड हो। फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 12 देखो, द प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलोज। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। Calculate the value of the goodwill on the basis of 3 year purchase of weighted average profit of last 5 year based on weight 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला साल को वेट 1 दोगे, दूसरे साल वेट 2 दोगे, ग्रेजुअली बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है तो उसका वजन बढ़ते चला जा रहा है, रुतबा बढ़ते चला जा रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। 4 इक्वल साइज का कॉलम लेंगे, सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो,
अभी तक जो कुछ भी पढ़ाए हैं इसको रिवाइज करिएगा गुडविल में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो एडवांस लेवल का सम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी हार्ड।